चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और ये आज की जो क्लास है ये क्लास है लखनऊ चिकित्सा समाज कार्य का। हालांकि एनटीए यूजीसी नेट के स्टूडेंट भी इसको देख सकते हैं क्योंकि ये सामाजिक समूह कार्य के अंतर्गत ही कंटेंट, उसमें भी यही कंटेंट है। तो हम बात करेंगे सामाजिक समूह कार्य के बारे में। और ग्रुप वर्क होता क्या है, ये समाज कार्य की प्राथमिक प्रणाली है, प्रत्यक्ष रूप से प्रोवाइड किया जाता है क्लाइंट को। और व्यक्तियों के लिए समाज में समूह का होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि समूह के द्वारा ही व्यक्ति समाज में अपना योगदान देता है। और मनुष्य कभी भी अकेला रहे या हम ऐसा कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। कारण ये कि ग्रुप में लोग जो है, परिवार में अगर हम बात करते हैं तो वह परिवार में जन्म लेता है और जन्म लेते ही वह उस परिवार का भाग बन जाता है। तो जाहिर सी बात है ग्रुप वर्क के अंतर्गत आ जाता है। लेकिन मैं आप लोगों से कई बार बताया भी हूँ कि ग्रुप वर्क में जो परिवार है एक प्राथमिक इकाई के रूप में जानी जाती है। आप लोग एक एग्जाम्पल के तौर पर मैंने ये बताया है ये बातें, लेकिन ये अगर हम प्रोफेशनल शब्दों में समझें तो जो परिवार है वो केस वर्क के अंतर्गत आता है। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। तो इस चीज़ को आप लोग जो है ध्यान में रखेंगे। और वहीं हम बात करते हैं आज जो है सोशल ग्रुप वर्क के बारे में। एक मिनट यार, ये क्या हो गया। देखिए, सामाजिक समूह किसे कहते हैं, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे केवल सामाजिक समूह के बारे में चर्चा हो रही है। तो एक सामाजिक समूह जहाँ पे दो या दो से अधिक व्यक्तियों का एक ऐसी संख्या को कहते हैं जिनका ध्यान कुछ सामान्य उद्देश्य पर होता है और एक दूसरे की प्रेरणा देते हैं, जिसमें सामान्य निष्ठा हो और जो सामान्य कार्यों में शामिल हो, उसको हम कहते हैं सामाजिक समूह। सामाजिक समूह जो होता है, समूह व्यक्तियों में उन व्यक्तियों का संग्रह है या आप कह लीजिए श्रेणी है, जिसमें सदस्यता और अंतःक्रिया की चेतना होती है, उसको हम कहते हैं सामाजिक समूह। यहां अगर हम बात करें तो देखिए, समूह मानव के जीवन की अत्यंत ही महत्वपूर्ण वास्तविकता है। मानव अपने जन्म, देखिए यहां से अगर हम बात कर रहे हैं, जन्म से लेकर मृत्यु तक कई प्रकार की समूह में रहता है, निरंतर नए नए समूह का निर्माण भी करता है। बिना समूहों के व्यक्ति की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। समूह में कई प्रकार के जीव जंतु आ सकते हैं, जैसे पक्षियों का समूह हो सकता है, मानव का समूह हो सकता है, गायों का समूह हो सकता है, नातेदारी समूह हो सकती है ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं सामाजिक समूह। क्लियर हुआ। आगे अगर हम साधारण शब्दों में बात करें तो सामाजिक समूह ऐसे व्यक्तियों का समूह है जिनके बीच किसी न किसी प्रकार का संबंध पाया जाता है, उसको हम कहते हैं सामाजिक समूह। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि सामाजिक समूह ऐसे व्यक्तियों का समूह है जिनके बीच किसी न किसी प्रकार का संबंध पाया जाता हो, उसको कहते हैं सामाजिक समूह। इस चीज को आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए देखिए, यहां पे अगर हम नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं, मनुष्य सामाजिक प्राणी तो है, वह भौतिक प्राणी भी है और इसकी अनंत आवश्यकताएं हैं। इन आवश्यकताओं की पूर्ति वह अपने प्रयासों में नहीं कर सकता है, कारण उसके पास साधन और शक्ति सीमित है। अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जब व्यक्ति साथ साथ प्रयास करता है तो वे समूह का निर्माण करता है। सामाजिक समूह मानव की स्वाभाविक प्रवृत्ति है, वह समूह के बिना रह भी नहीं सकता है। जिस प्रकार मछली पानी से अलग जिंदा नहीं रह सकती है, ठीक उसी प्रकार व्यक्ति समूह से अलग अपने अस्तित्व की रक्षा नहीं कर सकता है। तो कहने का मतलब यही है, सिंपल सी बात है कि समूह व्यक्तियों के संग्रह है
और जिसमें सदस्यता और अंतःक्रिया की जो चेतना है वो शामिल की गई है, उसको हम कहते हैं सामाजिक समूह। बस इस चीज को आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और भी पॉइंट्स देखते हैं। समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से देखा जाए, समाजशास्त्र के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए, तो जब दो या दो से अधिक व्यक्ति सामान्य उद्देश्य के लिए एक दूसरे से संबंध स्थापित करते हैं और प्रभावित होते हैं, तो व्यक्तियों के ऐसे संग्रह को सामाजिक समूह कहा जाता है। तो ऐसे भी कह सकते हो कि जहाँ दो या दो से अधिक व्यक्ति हैं और एक कोई मोटो उनका है, एक कोई टारगेट बना रखा है समूह में, उस समूह के माध्यम से जो भी प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर आ रही है उसको समाधान करना है या समाप्त करना है, और उसके साथ ही साथ एक दूसरे से हर एक व्यक्ति वहाँ पे संबंध स्थापित किया हुआ है। तो ऐसे जो व्यक्तियों का संग्रह है वहाँ पे हम लोग इसको बोल देंगे कि ये सामाजिक समूह है, लेकिन एक सामान्य उद्देश्य जरूर होना चाहिए। अब जैसे बस स्टैंड पे लोग खड़े हैं, तो अब ये मत कह दीजिएगा कि ये एक प्रकार का सामाजिक समूह है ना। बस स्टैंड है, मैंने भी एक क्वेश्चंस मैंने साथ करवाया भी है ना, तो वो एक श्रेणीगत है, एकत्रीकरण उसको कह सकते हो। जहाँ पे बस स्टैंड पे अगर लोग खड़े हैं तो सामाजिक समूह नहीं होगा, वो उसको बोलेंगे एकत्रीकरण। ठीक है, याद रखेंगे इसको। आज हमने एक क्वेश्चन भी करवाया था, लगभग 10 मिनट की वीडियो है, उसमें 25 या 26 क्वेश्चंस मैंने लिए हैं, करवाया है, आप लोगों ने शायद देखा भी होगा। शाब्दिक अर्थ में अगर हम बात करते हैं, सामाजिक समूह दो शब्दों से मिलकर बना होता है, सामाजिक प्लस समूह। और समाज का मतलब आप जानते ही हैं, तो सामाजिक जो है समाज से संबंधित है वो सामाजिक है, और समूह जहाँ दो या दो से अधिक लोग हैं उसको समूह कहेंगे। और इस प्रकार हम बोल भी सकते हैं कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों का संगठन ही सामाजिक समूह कहलाता है। ऐसे सिंपल शब्दों में लोग बोल भी सकते हैं। आगे बात करते हैं यहाँ पे सामाजिक समूह के लेकर, तो और भी कुछ विद्वान हैं, अलग अलग तरीके से इन लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया को जाहिर किया है। जैसे अगर हम बात करते हैं अकबर एवं निम्कअब के, तो इनका कहना है कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति एक साथ मिलकर रहें और एक दूसरे पर प्रभाव डालने लगें, तो हम कह सकते हैं कि उन्होंने समूह का निर्माण कर दिया, और ये परिभाषा बन जाता है सामाजिक समूह की। और भी अगर हम बात करते हैं मैकाइबर एंड पेज के अकॉर्डिंग भी, तो कहते हैं कि समूह से हमारा तात्पर्य है कि मनुष्य के किसी भी ऐसे संग्रह से है, कलेक्शन से है, जो सामाजिक संबंधों के द्वारा एक दूसरे से बंधे हो, जहां एक दूसरे से संबंध स्थापित कर रहे हो, उसको हम कहेंगे सामाजिक समूह है वो। शेरिफ एंड शेरिफ, इनका कहना है कि समूह एक सामाजिक इकाई है जिसका निर्माण ऐसे व्यक्तियों से होता है जिसके बीच कम या अधिक मात्रा में निश्चित स्थिति एवं कार्य विषयक संबंध हो। या आप ऐसे भी कह सकते हो कि जिसका निर्माण ऐसे व्यक्ति से होता है जिसके बीच निश्चित परिस्थिति और भूमिका है ना, जहां पे विषयक संबंधित हो या संबंध में हो, और व्यक्ति सदस्यों के आचरण को कम से कम समूह के लिए महत्वपूर्ण मामलों में नियमित करने के लिए जिसके अपने कुछ मूल्य या आदर्श नियम हो, वो होता है सामाजिक समूह। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। वही बात यहां पे शेरिफ एंड शेरिफ ने बताया है। बात करते हैं बोगार्ट्स के अकॉर्डिंग। बोगार्ट्स महोदय कहते हैं कि समूह किसी वस्तु की इकाई की संख्या है जो एक दूसरे के निकट स्थित है। या आप ऐसे कह सकते हैं कि एक सामाजिक समूह दो या दो से अधिक व्यक्तियों की एक ऐसी संख्या को कहते हैं जिसका ध्यान कुछ सामान्य उद्देश्य पर हो और एक दूसरे को प्रेरणा दे, जिनमें सामान्य निष्ठा हो और जो सामान्य कार्यों में शामिल हो। ठीक है, तो वो एक प्रकार से एक दूसरे के निकट स्थित होते हैं, तो उसको हम कहेंगे सामाजिक समूह। ये बोगार्ट्स कहते हैं। आगे देखते हैं और भी परिभाषा, हालांकि कई परिभाषाएं हैं, मैं एक बता देता हूं फेयर चाइल्ड के अकॉर्डिंग।
तो आप देख लीजिए यहाँ पे कहा गया है कि दो या दो से अधिक कह लीजिए या दो से अधिक बोल दीजिए, बात वही है। तो व्यक्तियों का संग्रह का समूह है और जिनके बीच स्थापित मनोवैज्ञानिक अंतःक्रिया प्रतिमान होता है, जो उसके सदस्यों द्वारा तथा सामान्यतः दूसरों के द्वारा भी उसके विशिष्ट समूह या सामूहिक व्यवहार के कारण एवं संधि के रूप में स्वीकृति किया जाता हो, जहां पे एक्सेप्टेंस किया जाता हो, स्वीकार किया जाता हो, वो कहलाता है आपका सामाजिक समूह। अब अगर हम बात करते हैं, हमें तो सामाजिक समूह तो पता चल चुका है। अब इन्हीं सामाजिक समूह के साथ साथ हमें कार्य को अगर मैं मेंशन कर दूं तो उसकी परिभाषा कैसे बनेगी। तो आप हमेशा जब कभी भी प्राथमिक प्रणाली के अंतर्गत परिभाषा देखेंगे या आप लिखेंगे मेंस वगैरह एग्जाम में, तो आपको बता दूं, आप जरूर ये लिखना कि सामाजिक कार्य एक प्राथमिक प्रणाली है। और जैसे ये चीजें आप लिखेंगे तो सामाजिक समूह सेवा कार्य एक प्रक्रिया को रिप्रेजेंट करेगी और एक प्रणाली है जिसके द्वारा सामूहिक जीवन एक कार्यकर्ता के द्वारा प्रभावित होता है। अब यही मैंने एक देखो अलग किया है कि कार्यकर्ता के द्वारा प्रभावित होता है ना, बात को यही समझिएगा। अब ये कार्य की तरफ चल रहा है ना, कार्यकर्ता के द्वारा प्रभावित होता है जो समूह की परस्पर संबंधी प्रक्रिया को उद्देश्य प्राप्ति के लिए सचेत रूप से निर्देशित कर रही हो, जिसमें प्रजातांत्रिक लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके, वो होता है सामाजिक समूह कार्य का परिभाषा, है ना। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और भी चीजें देखेंगे। देखिए, सामाजिक समूह की कुछ विशेषताएं भी होती हैं। हम अगर विशेषताओं की बात करें तो एक सामान्य हित होता है। सामाजिक समूह के सभी सदस्यों के हित प्रायः समान होते हैं और सामान्य हित होने से समूह का स्थायित्व बढ़ता है। तो जाहिर सी बात है, सामाजिक समूह में सामान्य हित की विशेषता देखने को मिलती है। दो या अधिक व्यक्ति, एक सामाजिक समूह व्यक्तियों का संग्रह होता है, अर्थात एक व्यक्ति समूह का निर्माण नहीं कर सकता। इस प्रकार दो या दो से अधिक व्यक्ति समूह के निर्माण के लिए आवश्यक होते हैं, है ना, समूह के निर्माण के लिए आवश्यक होते हैं। तो यह भी एक प्रकार की इसकी विशेषता हो जाएगी। आगे हम बात करते हैं सदस्यों की पारस्परिक जागरूकता की बात करते हैं। सामाजिक समूह के प्रत्येक सदस्य को अन्य सदस्यों तथा अपने समूह के प्रति जागरूक होना चाहिए। पारस्परिक जागरूकता से सामाजिक संबंध विकसित होता है, यह आपने ऊपर भी परिभाषा के रूप में देखा है। तो मैं कहूंगा कि विशेषताओं से भी प्रश्न एग्जाम में बनते हैं कि कौन कौन सी विशेषताएं होते हैं। तो पूछ लेगा कि समान हित में समूह की जो अस्थायित्व प्रक्रिया है वो क्या बढ़ती है, तो वो जाहिर सी बात है सामाजिक समूह में बढ़ती है। वो उसी के आधार पे समान हित बोला जाता है कि ये समान हित है, जहाँ पे सभी सदस्यों के लिए समान प्रतिक्रिया या समान अवसर देने की क्रिया जो है की जाती है। दो या दो से अधिक व्यक्ति होते हैं, ये तो परिभाषा में पता था। पारस्परिक जागरूकता, जाहिर सी बात है जहाँ पे सामाजिक संबंध स्थापित करेंगे तो वहाँ पे रेसिप्रोकल अवेयरनेस जाहिर सी बातें आ जाएगी। तो आप कह सकते हैं पारस्परिक जागरूकता भी देखने को हमें मिलती है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष संपर्क भी अगर हम बात करते हैं, समूह के सभी सदस्यों में प्रत्यक्ष संपर्क होना आवश्यक नहीं होता। छोटे समूहों में तो प्रत्यक्ष संपर्क संभव है, जैसे परिवार, खेल समूह आदि, जबकि बड़े समूह में अप्रत्यक्ष संपर्क पाया जाता है, जैसे जाति समूह और वर्ग समूह। तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष संपर्क भी हमें देखने को मिलता है समूह में। लेकिन बेसिकली आप इसी चीज को भी ध्यान रखिएगा कि जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष की बात मैं कर रहा हूं, ये जॉर्ज हॉमस के द्वारा और क्या नाम है उनके साथ ही साथ लेन देन या आप ये कह लीजिए विनिमय का सिद्धांत जॉर्ज हॉमस के द्वारा, इस प्रतिक्रिया में उन्होंने कहा भी था कि भाई जो सहायक प्रणाली है वह अप्रत्यक्ष है,
ठीक है। यहाँ विशेषता के रूप में अगर हम देखते हैं तो आप प्रत्यक्ष संपर्क हो सकता है, और ये भी सत्य है, ऐसा नहीं कि आप असत्य कहेंगे, ये भी सत्य ही रहेगा, है ना। ऐसे में अगर हम बात करते हैं अनिश्चित आकार के बारे में, तो सामाजिक समूह का कोई निश्चित आकार नहीं होता है, और इसका निर्माण 2 या 3 व्यक्तियों को लेकर हजार लाखों व्यक्तियों तक भी हो सकता है। इसलिए इसका कोई आकार नहीं है कि आप 10 लोगों का ग्रुप बनाओगे, 20 लोगों का ग्रुप बनाओगे। आप किसी विद्यालय में चले गए तो उसमें मान लीजिए 100 बच्चों का चुनाव किया है, तो 100 बच्चों का ग्रुप बना लीजिए, आप उस पर काम करेंगे। या मान लीजिए 35 बच्चे हैं, आप 35 बच्चे पे काम करिए, मतलब कोई निश्चित नहीं है ना। आगे अगर बात करते हैं तो मनुष्यों का संग्रह, अब मैंने अभी आपको बताया ही है कि सामाजिक समूह की सबसे प्रथम विशेषता यही है कि इसमें मनुष्यों का संग्रह होना अत्यंत आवश्यक है। सामाजिक समूह के निर्माण के लिए कम से कम 2 मनुष्यों का संग्रह होना आवश्यक है। केवल एक व्यक्ति की उपस्थिति को समूह नहीं कहा जाएगा, इस चीज को भी आप लोग ध्यान रखेंगे। सामाजिक संबंध यानी पारस्परिक संबंध भी कहा जाता है, और इसका तात्पर्य यह है कि समूह के सदस्यों में पारस्परिक संबंध होना अनिवार्य है। पारस्परिक संबंध से उनमें चेतना का विकास होता है, और यह चेतना सामाजिक संबंधों के निर्माण और विकास में सहायक होती है। बात करते हैं एकता की भावना भी होती है। सामाजिक समूह के सदस्यों में एकता पाई जाती है। इस एकता का आधार चेतना होती है, और यही चेतना 2 टाइप की होती है, एक अचेतन और एक चेतन एकता। चाहे आप चेतन एकता कह लीजिए, चाहे आप अचेतन एकता कह लीजिए, बात दोनों सिमिलर ही होता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सदस्यों का पारस्परिक आदान प्रदान। देखिए, अगर जब कभी व्यक्ति और समाज कहता है कि दोनों पारस्परिक या अन्योन्याश्रित क्रिया है, तो ऐसे में आप ध्यान रखिएगा हैमिल्टन का नाम जब विशेषता के रूप में आएंगे। परिभाषा के रूप में आते हैं तो मैरी रिचमंड का नाम याद रखेंगे। और यहां पे आप देखिए अच्छा अन्योन्याश्रित कहे या आप कह लीजिए पारस्परिक, बात दोनों एक ही होती है। सामाजिक समूह के अंतर्गत समूह के सभी सदस्यों के मध्य आदान प्रदान होना भी आवश्यक है। एक ही समूह के सदस्यों में विचार या वस्तुओं का आदान प्रदान हुआ करता है, ये भी सत्य है आपका, इस चीज को भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो सदस्यों का पारस्परिक आदान प्रदान भी सामाजिक समूह की विशेषता कहलाती है ना। समूह में सदस्यता ऐच्छिक होती है। ऐच्छिक का मतलब होता है सकारात्मक, है ना, याद रखेंगे आप लोग। ऐच्छिक कार्य तो सामान्य रूप से स्वीकार किया जाता है कि मनुष्य स्वभाव से ही सामूहिक प्रवृत्ति का होता है, और ये बात सत्य है ना, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखेंगे। और आगे अगर हम बात करें इसी में, तो कह रहा है कि अनिवार्य रूप से विभिन्न समूहों का सदस्य होता है, परंतु इसके साथ यह भी सत्य है कि यह अनिवार्य नहीं कि कोई व्यक्ति किस किस समूह का सदस्य होगा। वास्तव में विशिष्ट समूहों की सदस्यता व्यक्ति के लिए ऐच्छिक होती है, ठीक है। अगर आप कहिए कि सामान्य अगर हम बात करते हैं तो क्या उसके लिए ऐच्छिक नहीं होगी? बिल्कुल होगा, क्योंकि सामान्य भी सामान्यता की बात करेगा, अवसर की बात करेगा, पहली बात। और जो विशिष्ट होगा आपका, जो विशिष्ट मतलब होता है स्पेसिफिक कह लीजिए या स्पेशल कह लीजिए या विशेष कह लीजिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास कोई ग्रुप आया, या मान लीजिए आप गए किसी विद्यालय में, क्लास फिफ्थ में आप गए, वहाँ पर आपने 10 बच्चों को ऐसे निकाला जो प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर कर रहे थे, और आपने इन्हीं 10 बच्चों पर आपने काम करना शुरू किया, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप पहुँचते ही उसकी समस्या का समाधान कर देंगे। उसके अंदर जो भी अनैच्छिक बीमारियां हैं या अनैच्छिक जो भी नकारात्मक भाव या नकारात्मक व्यवहार जो भी है, उसको दूर करके ऐच्छिक वाली प्रतिक्रिया को संचालित कर देना है। तो समूह के साथ ऐच्छिक
होना ये भी जरूरी है। ये चीजें यहां पे बताने की कोशिश की जा रही है कि ये तब होता है जब विशिष्ट समूहों की सदस्यता व्यक्ति के लिए ऐच्छिक होगी। और ये आपको भली भांति तरीके से पता है, कारण में भी प्रश्न आता है तो कहता है क्योंकि, तो वहां पे ऑप्शन में भी लिखा रहेगा कि मनुष्य स्वभाव से ही सामूहिक प्रवृत्ति का होता है। तो ये जाहिर सी बात है कि ये ऐच्छिक बता रहा है, स्वभाव से ही सामूहिक प्रवृत्ति का होता है। अभी आपने एक एग्जाम्पल लिखा कि बच्चा जैसे ही पैदा होता है परिवार में आता है या जन्म होता है तो परिवार में आ जाता है, तो जाहिर सी बात है वो एक प्रकार का समूह का पार्ट बन जाता है। ऐच्छिक सदस्यता और भी है। अधिकांश सामाजिक समूहों की सदस्यता ऐच्छिक ही होती है। व्यक्ति अपनी रुचि, इच्छा और योग्यता के आधार पर किसी समूह की सदस्यता को ग्रहण कर सकता है अथवा उसकी सदस्यता छोड़ सकता है। वह एक से अधिक समूहों की सदस्यता एक समय में ग्रहण कर सकता है, परंतु कुछ समूह जैसे परिवार, जाति, प्रजाति आदि की सदस्यता अनिवार्य होती है ना। तो ये चीजें भी हम देख सकते हैं यहाँ पे। अच्छा, नियंत्रण की भी जो है व्यवस्था पाई जाती है सामाजिक समूह में। कार्य का विभाजन भी देखने को हमें मिल जाता है ना, कार्यों को भी डिवाइड कर दिया जाता है, ये भी देखने को मिलता है सामाजिक समूह में। और एक निश्चित आकार भी, निश्चित आकार नहीं होता है, अनिश्चित आधार होता है। तो देखिए यहाँ मौलिक प्रश्न यह पैदा होता है कि समूहों का निर्माण किस आधार पर हो रहा है। तो प्रत्येक समूह के निर्माण के मूल में कुछ निश्चित आधार होते हैं। उदाहरण के लिए लिया गया है कि रक्त संबंध, शारीरिक और मानसिक समानताएं और आवश्यकताएं, संख्या आदि जैसे। तो देखिए यहाँ मेरा कहने का मतलब ये है कि जो निश्चित आधार है, इस निश्चित आधार से सामाजिक समूह का निर्माण होता है। सामाजिक समूह का निर्माण होता है। देखिए क्वेश्चन एक बार आया हुआ था सामाजिक समूह के निर्माण पे, है ना। मैं आपको बता दूं, एक विद्वान रहे हैं जिनका नाम है केन हिप। केन हिप ने कहा है कि समूह निर्माण और नियोजन प्रारंभिक बैठकों की चर्चा क्रियात्मक चरण पर है। क्रियात्मक का मतलब था फंक्शनल चरण, कार्यकलापों और कार्यों का उपयोग और समूह का समापन के रूप में होता है। तो निर्माण जैसे आपने पहचान करने से स्टार्ट करेंगे और मूल्यांकन सहित आप समापन की प्रक्रिया को संचालित करेंगे। तो इसके कई चरण है। मैं चरणों पर भी बात करूंगा आप लोगों से कि कौन कौन से चरण है, और ये मैं आपको बताऊंगा ग्रुप डायनेमिक में, समूह गतिकी में। और समूह गतिकी जो है एग्जाम में प्रश्न ही बनता है कि समूह गतिकी किसने दिया है। तो कॉपी अगर है तो नोट कर लीजिए, कर्ट लेविन ने दिया है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई? बता दीजिए एक बार मुझे। देखिए भाई समय से, हाँ जी सर, जी सर। अगर सभी लोग देखिए समय से ज्वाइन होंगे तो और अच्छा लगेगा, है ना। देखिए अभी बच्चे ज्वाइन भी हो रहे हैं, है ना। चलिए एक बार यहाँ पर बात करते हैं समूहों का। देखिए कुछ फैक्ट हैं, उसको भी आप ध्यान रखेंगे। अच्छा एक चीज़ बता दूं, ये जो ग्रुप वर्क है ना, समूह कार्य, इसका पाठ्यक्रम में अगर हम बात करते हैं समाज कार्य के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो प्रारंभ करने का जो प्रयास किया गया था वो कालरा कैसर के द्वारा, कैंसर नहीं कैसर, कालरा कैसर के द्वारा किया गया था। नोट कर लीजिए। मैं दोबारा से एक लाइन बोलना चाहता हूं क्योंकि ये फैक्ट के रूप में भी प्रश्न काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं समाज कार्य में। चाहे आप मेडिकल सोशल वर्क ले लीजिए, चाहे आप यूजीसी का सोशल वर्क ले लीजिए, है ना। ध्यान रखेंगे आप सभी लोग कि समूह कार्य पाठ्यक्रम में समाज कार्य प्रारंभ करने का प्रयास कालरा कैसर द्वारा किया गया है। और कालरा कैसर जो हैं वो क्वीन जो है क्वील लैंड में स्कूल ऑफ सोशल वर्क में व्यावसायिक समाज कार्य के पाठ्यक्रम की शुरुआत किया था। तो स्कूल ऑफ सोशल वर्क लिख लीजिएगा और व्यावसायिक समाज कार्य का पाठ्यक्रम लिख लीजिएगा कालरा का। और कालरा के इसी कार्यों से प्रभावित हुए एक विद्वान, उनका नाम था ग्रेस कोयले। और ग्रेस कोयले महोदय ने
अपने हाथों में पूरा दारोमदार आप कह लीजिए ले लिया ग्रुप वर्क का। जैसे आपने अभी केस वर्क में पढ़ा था कि मैरी रिचमंड ने सारी क्रिया प्रतिक्रिया को संचालित किया, ठीक उसी प्रकार से ग्रेस कोयले ने कैसर से प्रेरित होके ग्रुप वर्क को दिया है। इस चीज को आप नोट कर लीजिएगा और ध्यान में रखिएगा इसे भी, ठीक है। बाकी अमेरिकन एसोसिएशन फॉर स्टडी ऑफ ग्रुप वर्क एक था, अमेरिकन एसोसिएशन फॉर स्टडी ऑफ ग्रुप वर्क था, जो 1936 में गठन किया गया था, और उसी समय TISS का भी गठन हुआ था, टाटा इंस्टीट्यूट सोशल साइंस जिसको आप लोग बोलते हैं, है ना। पहले सर दोराब जी टाटा ग्रेजुएट स्कूल ऑफ सोशल वर्क हुआ करता था, उसका नाम परिवर्तित है 1945 का, है ना। आपको अच्छे तरीके से मालूम, मैं बता भी चुका हूँ। डॉक्टर मनसर्ट उसके प्रथम निदेशक भी रह चुके हैं। तो समूहों का निर्माण देखिए किस आधार पर होता है, तो सेरोकिन ने कुछ आधारों को विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना, जो इस प्रकार बताया। आधार कौन कौन से हो सकते हैं, देखिए एक तो आधार बताया कि भाई जब नातेदारी एवं रक्त संबंध समान उत्पत्ति में विश्वास हो तो वहां पर आपका सामाजिक समूह बन जाएगा। एक आधार ऐसा भी हो सकता है। विवाह का संबंध अगर बताता है तो भी एक आधार है ये। धर्म विश्वासों की समानता की बात करता है तो ये एक आधार है ये सामाजिक समूह का। भाषा की समानता की बात करता है तो भी एक सामाजिक समूह का आधार। ये सेरोकिन का है, सेरोकिन का है, ये भी ध्यान रखेंगे। और कुल टोटल 10 ही हैं। सेरोकिन ने कितने आधार बताए हैं, तो 10 आधार बताए हैं। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। कौन कौन से आधार हैं सेरोकिन के, तो रक्त संबंध आप आएगा ऑप्शन में। जब देखिए हालांकि समान उत्पत्ति में विश्वास रखना ये ऑप्शन में नहीं आता है, ना ही नातेदारी संबंध वगैरह आते हैं, ज्यादातर आता है रक्त संबंध, तो ये जाहिर सी बात है सत्य होगा। विवाह संबंध भी ऑप्शन में आता है, धर्म एवं विश्वासों की समानता भी आता है, ठीक है। तो 4 ऑप्शन होंगे, तो ये भी इंपॉर्टेंट, ऊपर के तीनों इंपॉर्टेंट है। भाषा की समानता हुआ, समान उत्तरदायित्व की बात हुई, क्षेत्रीय समीपता की बात हुई, व्यापारिक हित, आर्थिक समीप जो है समानता, और सामाजिक मूल्यों एवं सामाजिक संस्थाओं के प्रति जो है समान लगाव, किसी सामान्य शत्रु का होना और समान सुरक्षा की आवश्यकता महसूस करना, ये भी सेरोकिन के कुल टोटल 10 आधार हैं सामाजिक समूह के, सेरोकिन के। अब हम बात करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट और चीज़ों पर। आप लोगों को मैंने हालांकि बता चुका हूँ कि क्या प्राथमिक समूह है और क्या द्वितीयक समूह है, जिसमें आपने नाम पढ़ा भी होगा चार्ल्स हर्टन कूले के बारे में। और इन्होंने ये भी कहा है कि प्राथमिक समूहों से तात्पर्य उन समूहों से है जिनकी विशेषता आमने सामने तथा घनिष्ठ संबंध और सहयोग की होती है। अच्छा, अब देखिए हम की भावना बोगार्ट्स ने बोला है, बात सत्य है। सामुदायिक भावना के जो 2 आधार बताइए कि भाई एक स्थानीय क्षेत्र होता है, एक सामुदायिक भावना होती है। मैं कई बार पेज ने बोला है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम की भावना उसने नहीं बोला है। सामुदायिक भावना को हम की भावना को ही रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक उसी प्रकार से हर्टन ने भी, कूले महोदय ने भी, हम की भावना का जो जन्म होता है वो प्राथमिक समूह में होता है, ऐसी भी बात कहने वाले अगर कोई विद्वान है तो वो चार्ल्स हर्टन कूले है, ठीक है। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। परंतु जब हम की भावना आएगा तो मैं आपको बता दूं ऑप्शन में बोगार्ट्स को लगाइएगा, अगर ऑप्शन में बोगार्ट्स महोदय होंगे तो। सामाजिक दूरी का मापन बोगार्ट्स को लगाइएगा, ये भी सत्य होता है हमेशा, ठीक है। और बोगार्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, इससे प्रश्न बनाए जाते हैं सोशल वर्क में, है ना। चलिए बात करते हैं हम लोग थोड़ा सा इसकी विशेषताओं को लेकर। प्राथमिक समूह की विशेषताओं से आपकी परिभाषा भी क्लियर हो जाएगी और आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा यहाँ पे, है ना। बाकी यहाँ पे जो कुछ फैक्ट बचेगा अभी मैं आपको बताता हूँ क्या क्या चीज़ें और बचती है। हालांकि आप इतना ध्यान रखिएगा कि 1909 में चार्ल्स हर्टन कोले ने एक किताब लिखा, सामाजिक संगठन। उसी किताब में इसने प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह के बारे में जिक्र किया था। तो प्राथमिक समूह का आकार छोटा होता है, इसमें रक्त संबंधी व्यक्ति का सदस्य हो सकता है। प्राथमिक समूह में हम की भावना पाई जाती है। देखिए मैंने बोला ना, अभी बताया था आप लोगों को,
प्राथमिक समूह सरल समाज के गोतक होता है। प्राथमिक समूह छोटे समुदायों में अधिक पाया जाता है। ग्रामीण जीवन में प्राथमिक समूह का बहुमूल्य होता है। प्राथमिक समूह में घनिष्ठ का अधिकता देखने को मिलती है। प्राथमिक समूह में प्रत्यक्ष संबंध पाए जाते हैं। प्राथमिक समूह में स्वाभाविकता पाई जाती है। यहाँ संबंधों में निरंतरता होती है, या एक प्रकार से आप कहिए कंटिन्यूअस सततता संबंधों में होती है ना। और प्राथमिक समूह घनिष्ठ संबंधों के गोतक होते हैं और इनका प्रभाव व्यक्ति पर अमिट होता है। यह व्यक्तिवादी नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, ये वस्तुवादी मतलब एक प्रकार वस्तुनिष्ठ होता है। किस पे आधारित होता है? वस्तुनिष्ठ पर आधारित होता है। और इनकी सदस्यता अनिवार्य होती है, मानव जन्म के साथ ही इसका प्रादुर्भाव हो गया होता है। तो ये चीज़ें एक प्रकार से बताई जो जा रही है वो प्राथमिक समूह की विशेषता के रूप में बताई जा रही है आप लोगों को, ठीक है। इसको आप ध्यान रखेंगे, ये सारे पॉइंट्स है ना। बताइए कोई दिक्कत यहां तक? चल और देखिए द्वितीयक समूह में क्या क्या है। हम बात करते हैं द्वितीयक समूह में। तो द्वितीयक समूह का आकार देखिए बड़ा होगा, क्योंकि वहां पे छोटा था वो प्राथमिक समूह में। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, इसमें कोई भी सदस्य बन सकता है, सदस्यों की संख्या पर कोई नियंत्रण नहीं होता, संख्या बढ़ भी सकती है ना। यहाँ अगर हम बात करते हैं, हम की भावना नहीं पाई जाती है, उसका अभाव पाया जाता है। यहाँ आप कह लीजिए अहम होता है। द्वितीयक समूह जटिल समाजों के गोतक होते हैं। द्वितीयक समूह बड़े समुदायों में अधिक पाए जाते हैं। नगरीय जीवन में द्वितीयक समूह का बहुमूल्य होता है। द्वितीयक समूह में घनिष्ठता अधिक पाई जाती है और द्वितीयक समूह में संबंध अप्रत्यक्ष होते हैं। द्वितीयक समूह में अस्वाभाविकता पाई जाती है ना। ये सारी चीज़ आप देख सकते हैं यहाँ पे। निरंतरता नहीं चलती है, ये घनिष्ठ संबंध नहीं होते हैं, अस्थायी होते हैं, व्यक्तिवादिता ज़्यादा पाई जाती है इसमें, और सदस्यता का अनिवार्य होना आवश्यक नहीं है। प्रादुर्भाव पर्याप्त काल बाद होता है। यहाँ पर इसका उदय या न्यू या विकास आप समझ सकते हैं पर्याप्त काल के बाद ही होता है द्वितीयक समूह का, है ना। यहाँ अगर हम बात करते हैं प्राइमरी ग्रुप या प्राथमिक समूह में, तो एक छोटा सामाजिक समूह है जिसमें व्यक्ति एवं करीबी संबंध से बंधे होते हैं, जैसे परिवार, बचपन, मित्र। एक बार क्वेश्चन आया था कि प्राथमिक समूह का उदाहरण कौन सा नहीं है, तो ये 3 थे, परिवार, बचपन और मित्र, ठीक है, याद रखेंगे। आगे अगर हम बात करते हैं, सर्वप्रथम C.H. कूले ने अपनी किताब सोशल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको मैंने अभी आप लोगों को बताया ना, सामाजिक संगठन, सन 1909 में ये किताब आई थी, और इसमें प्राथमिक समूह शब्द का प्रयोग जिसे वे प्राथमिक संबंधों के आधार पर व्याख्यात करते हैं, मतलब एक्सप्लेन करते हैं। और कूले के अनुसार प्राथमिक संबंध वे संबंध है जिसमें आमने सामने का सहयोग एवं घनिष्ठता होती है, ठीक है। और ये विकसित किया गया है चार्ल्स हर्टन कूले के अकॉर्डिंग। एक आता है अर्ध प्राथमिक समूह। देखिए अर्ध प्राथमिक समूह जो होता है, कूले ने पाया है कि कुछ समूह प्राथमिक समूह की संपूर्ण शर्तों को पूरा नहीं करते हैं, वे प्राथमिक और द्वितीयक समूह की विशेषता का मिश्रण माना जाता है उसको। तो वैसी मिश्रण को ही अर्ध प्राथमिक समूह को से संबोधित किया गया है बाई कूले के द्वारा। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, है ना, कूले द्वारा। अच्छा, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो देख लीजिए इसका उदाहरण। नगरी पड़ोस आता है, कॉलेज आता है, विश्वविद्यालय आता है, एनसीसी आता है। तो एनसीसी एक बार क्वेश्चन में था, प्रश्न इसी पे था, ठीक है ना, याद रखिएगा। द्वितीयक समूह की बात करते हैं अगर हम लोग, तो देखिए प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह की अवधारणा कूले की ही मानी जाती है, जबकि इन्होंने कभी द्वितीयक समूह का शब्द का प्रयोग नहीं किया था। लेकिन प्राथमिक समूह और उसके विपरीत अन्य बड़े समूह की चर्चा करते हुए किंग्सले डेविस ने द्वितीयक समूह पर एक व्यापक लेवल पर चर्चा किया है। भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति, कम घनिष्ठता और अनौपचारिक को या औपचारिकता को व्यक्त करता है। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। बात करते हैं अंतः समूह और बाह्य समूह की, तो समनर, देखिए यहाँ पे समनर एक नाम है, इनकी एक किताब थी फोकवेज। फोकवेज की हिंदी होती है नृजातीय
केंद्रवाद कह लीजिए, या आप कह लीजिए नृश विज्ञान, ठीक है, नृवंश विज्ञान कह लीजिए आप। इस चीज को भी आप ध्यान रखेंगे। अगर हम बात करते हैं नृजाति केंद्रवाद का कॉन्सेप्ट किसने दिया है, तो समनर का नाम आएगा। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे, है ना। यहां पे आप देख सकते हैं ये होता क्या है। जब हम भिन्न समूह और प्रतिमान, प्रथा, परंपरा आदि की तुलना उस समूह या समाज के आदर्शों के अंतर्गत ना करके स्वयं के समूह के मूल्यों के तहत करते हैं, तब भिन्न समाज के मूल्य का प्रतिमान स्वयं भी निम्न हो जाते हैं। तो ऐसी क्रिया प्रतिक्रिया को नृजाति केंद्रवाद के रूप से जाना जाता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। बात करेंगे अगर हम लोग रेफरेंस ग्रुप के बारे में, जिसको संदर्भ समूह कहते हैं। यहां से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, बट रेफरेंस प्रश्न ज्यादातर रिसर्च से आते हैं, है ना। तो हर्बर्ट हाइमन ने एक किताब लिखा था, अचीव्स ऑफ साइकोलॉजी। उस किताब में संदर्भ समूह के बारे में परिचर्चा किया था। इस चीज को ध्यान रखेंगे। और इसी शब्द का प्रयोग उन्होंने उस समूह के लिए किया जिसके आधार पर व्यक्ति अपनी स्थिति का मूल्यांकन करता था। लेकिन संदर्भ समूह के सिद्धांत एवं समाजशास्त्रीय स्वरूप प्रदान करने का कार्य जो है रॉबर्ट के मर्टन ने अपनी पुस्तक सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर्स में किया था। इस चीज को ध्यान रखेंगे। परंतु अगर सबसे पहले प्रयोग की बात आएगी तो हाइमन का नाम लगाएंगे, और किताब के सहित नाम आते यहाँ पे सोशल थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर कहता है, तब आप नाम बताएंगे मर्टन का, ठीक है। बाकी अचीव्स ऑफ साइकोलॉजी आता है तो आप नाम बताएंगे हाइमन का, है ना। आज के लिए इतना ही क्लास रखिए।